2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, आज 89 मिनट में इस सवाल का जवाब मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बता दिया कि इस बार उनका मुकाबला किससे है। उन्होंने खुद टारगेट सेट किया और विपक्ष की तरफ से कौन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा यह भी बता दिया। वो शख्स ना ममता बनर्जी हैं, ना उद्धव ठाकरे हैं, ना मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ना अरविंद केजरीवाल हैं। इस बार भी मुकाबला मोदी बनाम राहुल गांधी ही होने जा रहा है। इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री के भाषण में हो गया, यह समझ लीजिए। और अगर लगातार तीसरी बार मुकाबला मोदी और राहुल गांधी के बीच होना है तो नतीजा क्या होगा यह आप समझ सकते हैं। अंग्रेजी में एक बात बहुत कही जाती है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। आज प्रधानमंत्री के भाषण की हर लाइन का सही अर्थ हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री ने कमांडो शब्द किसके लिए कहा, अंपायर किसको बोला, किसके लिए उन्होंने युवराज शब्द की बात की और किसको नॉन स्टार्टर कहा। आने वाले 90 दिनों में जो लाइनें आपके कानों में गूंजने वाली हैं, बड़े बड़े नेताओं के मंचों से जो बातें आप सुनने जा रहे हैं, आज उन्हें हम सही मायने में डिकोड करते हैं। आज यूं समझ लीजिए कि ये रिपोर्ट जो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं या आपने देख ली तो पूरा चुनाव आप समझ गए। 2024 का फाइनल स्कोर नोट कर लीजिए। नरेंद्र मोदी 400, राहुल गांधी 40 से नीचे। राहुल गांधी ये सुनकर चकरा गए होंगे, सोच रहे होंगे मोदी ये कैसे क्लेम कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले ये सुन लीजिए, राहुल भी मोदी की बात को नोट कर लें, कंठस्थ कर लें। उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया है, और मैं अरविंद जी के इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, अब आपको आशीर्वाद वापिस लेना तो ले सकते हैं। पश्चिम बंगाल से आपको जो चैलेंज आई है, और पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। मोदी की बातों से एक चीज अब समझ में आ चुकी है, शीशे की तरह साफ हो चुकी है। आज मोदी ने 24 का गेम सेट कर दिया। अब 1 to 1 की फाइट होगी, बाकी सब फील्ड से हट चुके हैं। 24 में एक तरफ मोदी होंगे तो दूसरी तरफ राहुल ही होंगे। इधर बीजेपी होगी, उधर कांग्रेस ही होगी। जिस कांग्रेस ने जो कांग्रेस के राज में, जिस कांग्रेस ने जो कांग्रेस तय नहीं कर पाई, जिस कांग्रेस ने। सोचिए, 89 मिनट की स्पीच में से खरगे आउट, ममता आउट, शरद पवार आउट, सोरेन आउट, लालू आउट, केजरीवाल आउट। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का जिक्र, कांग्रेस में भी सिर्फ राहुल और गांधी परिवार का जिक्र। 24 के लिए प्रधानमंत्री ने खुद ही गेम सेट कर दिया, खुद की फील्डिंग बिछाई, राहुल को चारों ओर से घेर लिया। 24 का विनर कौन होगा ये तक डिक्लेयर कर दिया। मेरी आवाज को आप दबा नहीं सकते हैं। मैं भी इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हूं। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देगी। मोदी ने राहुल को घेरा भी कैसे, तो ऐसे कि कांग्रेस फाइट से पहले ही म्यूट मोड में चली जाए। राहुल के साथ अक्सर दो खिलाड़ी दिखते हैं, एक जयराम रमेश, दूसरे केसी वेणुगोपाल।
मोदी ने राहुल के दोनों कमांडर्स के फॉल्स एजेंडे को भी पंक्चर कर दिया। राहुल को नया नाम दे दिया, यानी कांग्रेस का वो युवराज जो अब एक नॉन स्टार्टर है, जो न लिफ्ट कर पा रहा है और न कांग्रेस उसे ढंग से ही लॉन्च कर पा रही है। कि दो स्पेशल कमांडर जो रहते ना उस दिन नहीं थे और आजकल नहीं रहते। एक कमांडो जहां नहीं है, अब इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अब वो नॉन स्टार्टर है। न तो वो लिफ्ट हो रहा है, न वो लॉन्च हो रहा है। सवाल है कि राहुल तीसरी बार लिफ्ट ऑफ करते क्यों नहीं दिख रहे? कांग्रेस अभी भी राहुल को लॉन्च करने वाला लॉन्चिंग पैड ही तलाशती क्यों दिख रही है? इसका एक जवाब मोदी ने खुद दिया है। क्लियरली कहा है, कांग्रेस अब आउटडेटेड हो चुकी है। उसने अपना काम भी आउटसोर्स कर दिया है। कांग्रेस के पास न कोई विजन है और न ही पब्लिक के पास कांग्रेस को वापस लाने का कोई सॉलिड रीजन है। मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। और जब सोच आउटडेटेड हो गई है तो उन्होंने अपना कामकाज भी आउटसोर्स कर दिया है। देखते ही देखते इतना बड़ा दल, इतने दशकों पर तक देश पर राज करने वाला दल, ऐसा पतन, ऐसी गिरावट, हमें खुशी नहीं हो रही है। हमारी आपके प्रति संवेदनाएं हैं, लेकिन डॉक्टर क्या करेगा जी? पेशेंट खुद। आगे क्या बोलूं? मोदी पर राहुल जो बाउंसर्स फेंक रहे हैं, वो सारे बाउंसर्स वाइड हो रहे हैं, मगर मोदी उन बाउंसर्स को भी फ्रंट फुट पर आकर पुल मार रहे हैं, बाउंड्री लाइन से बाहर भेज रहे हैं। 24 का चुनाव भारी बहुमत से जीतने की ओर बढ़ चुके हैं और ये कैसे हो रहा है, आपको एक एक करके बताते हैं। नैरेटिव और परसेप्शन की लड़ाई में कांग्रेस का इकोसिस्टम बार बार मोदी पर निजी हमले करता है। मोदी को चोर, लुटेरा, भ्रष्टाचारी, तानाशाह, हिटलर न जाने क्या क्या कह चुका है और यह बीते दिनों की बात नहीं है। 24 के लिए भी सोशल मीडिया पर कुछ घंटों पहले तक बाय बाय मोदी हैशटैग ट्रेंड कराया गया। राहुल के करीबियों की टाइमलाइन पर मोदी को डरपोक बताया गया। 23 के चुनावों में राहुल खुद भी मोदी के लिए पनौती शब्द का प्रयोग कर चुके हैं, मगर ऐसा करते वक्त विरोधी ये भूल जाते हैं कि जब मोदी माइक संभालते हैं तो विरोधी टिक नहीं पाते। राज्यसभा में मोदी की स्पीच के वक्त बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मोदी को राहुल का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रधानमंत्री ने कटाक्ष कांग्रेस अध्यक्ष पर किया और राहुल को ऐसे टारगेट किया कि खड़गे जवाब तक नहीं दे पाए, चुपचाप सुनते रहे। मैं उस दिन तो कह नहीं पाया, लेकिन मैं खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। बहुत ध्यान से सुन रहा था खड़गे जी उस दिन में, और ऐसा आनंद आया, ऐसा बहुत कम मिलता है। लोकसभा में तो कभी कभी मिल जाता है, लेकिन आजकल वो दूसरी ड्यूटी पर है तो मनोरंजन कम मिलता है। लेकिन लोकसभा में मनोरंजन जो कमी हमें खल रही है, उस दिन आपने पूरी कर दी। मुझे प्रसन्नता इस बात की थी कि माननीय खड़गे जी काफी लंबा और बड़ी इम्तिहान वजह से शांति से बोल रहे थे। समय भी काफी लिया था। तो मैं सोच रहा था कि आजादी मिली कैसे, इतना सारा बोलने की आजादी मिली कैसे। तो मैं सोच तो रहा था, लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया
कि दो स्पेशल कमांडर जो रहते हैं ना उस दिन नहीं थे और आजकल नहीं रहते वो। और इसलिए बहुत भरपूर फायदा स्वतंत्रता का आदरणीय खड़गे जी ने उठाया। मुझे लगता है कि उस दिन खड़गे जी ने सिनेमा का एक गाना सुना होगा, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। खड़गे जी भी एम्पायर नहीं है, कमांडोज नहीं है, तो चौके छक्के मारने में मजा आ रहा था उनको। मुझे लगता है कि उस दिन 24 के लिए कांग्रेस ने कई तरह की एंटी मोदी नैरेटिव बनाने की कोशिश की। फिर कहां मिलेगा। मोदी दलित विरोधी हैं, मोदी ओबीसी विरोधी हैं, मोदी आदिवासी विरोधी हैं, मोदी आरक्षण विरोधी हैं। विपक्ष की ओर से ये सारी बातें कही गईं और इस इकोसिस्टम को मोदी विरोधी टेक्स्ट का टॉनिक राहुल ने ही दिया। एक बार नहीं, बार बार दिया। ओबीसी, दलित, आदिवासी अपनी टाइमलाइन पर हर बार यही टेक्स्ट फिट किया। कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? सीमा करो। लोकसभा में स्पीच के दौरान पहले मोदी ने कहा, सबसे बड़ा ओबीसी मैं हूं। यह कांग्रेस और राहुल को नहीं दिखता। कांग्रेस ने उसमें भी मोदी को कोसना शुरू कर दिया। मजदूरी काम करते हैं। फिर बीच में थोड़े कंफ्यूजन में आ गए थे। मोदी की उस स्पीच के बाद यात्रा से फुर्सत मिलते ही जब राहुल कैमरे पर आए तो पहली फुर्सत में मोदी को ताना मारना शुरू कर दिया। तो उनको पहले तो ये डिसाइड करना है। उधर राहुल ने कहा, इधर कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल पर वही ओबीसी वाला तराना घूमने लगा। मगर अब मोदी ने एक स्टेप आगे जाकर अटैक किया है। मोदी पीछे नहीं हटे, कांग्रेस के इकोसिस्टम को उसी भाषा में जवाब दिया है और सबूत के लिए राहुल गांधी के परनाना यानी पंडित नेहरू से जुड़ा वो सच देश को बताया है जो शायद किसी दस्तावेज में छिपा कर रखा गया था। मोदी ने अब वो दस्तावेज निकालकर राहुल को आईना दिखाया है। कांग्रेस इन दिनों काफी बातें हो रही जाति की। फिर से एक बार क्यों जरूरत पड़ गई उनको मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन अगर उनको जरूरत पड़ी है तो पहले जरा अपने गरिबान में झांके तो उनको पता चलेगा क्या किया है। दलित, पिछड़े और आदिवासी, कांग्रेस जन्मजात उनकी सबसे बड़ी विरोधी रही है। और मैं ये कह रहा हूं, इसके पीछे मेरे पास प्रमाण है। इनकी सोच आज से नहीं, उस समय से ऐसी है। मेरे पास प्रमाण, और मैं प्रमाण के सिवाय मैं यहां कहने के लिए नहीं आया। और जब बातें वहां से उठी हैं तो फिर तैयारी रखनी चाहिए उनको। मेरा परिचय तो हो चुका है, 10 साल हो गए। एक बार, और मैं आदरपूर्वक नेहरू जी को इन दिनों ज्यादा याद करता हूं, क्योंकि हमारे साथियों की अपेक्षा रहती है कि जरा उनको तो बोलो, कुछ तो बोल रहे थे। अब देखिए, एक बार नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है। और तब जाकर के मैं कहता हूं, ये जन्मजात इसके विरोधी है। सभापति जी, ये कोर्ट में पढ़ रहा हूं, आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैं वो कांग्रेस के लिए हमेशा से पत्थर की लकीर होता है।
नेहरू जी ने कहा मतलब पत्थर की लकीर उनके लिए, दिखावे के लिए आप कुछ भी कहें, लेकिन आपकी सोच ऐसे कई उदाहरणों से सिद्ध होती है। और यह सिर्फ कांग्रेस का फैलाया एक फॉल्स नैरेटिव नहीं है जिसका कच्चा चिट्ठा मोदी ने खोला। ऐसे कई और एग्जाम्पल्स हैं। मसलन आप कांग्रेस की टाइमलाइन पर जाइए, इन दिनों यही टेक्स्ट घूम रहा है, आरक्षण पर 50% की लिमिट खत्म करेंगे, यह कांग्रेस की गारंटी है। बड़े बड़े पोस्टर बैनर बनाकर फैलाए जा रहे हैं। आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ राहुल की ढोल नगाड़े वाली फोटो दिखाकर माहौल बनाया जा रहा है। मोदी को आरक्षण विरोधी और खुद को आरक्षण का हितैषी बताने के लिए खूब प्रचार किया जा रहा है। राहुल कहते हैं मोदी आरक्षण के खिलाफ है, रिजर्वेशन के विरोधी हैं, मगर क्या वाकई ऐसा ही है या सच कुछ और ही है? सच यह है कि जो कांग्रेस आरक्षण को हथियार बनाकर मोदी को टारगेट करती है, उसी कांग्रेस के सैम पित्रोदा और राहुल के करीबी बाबा साहब अंबेडकर को नहीं, संविधान का क्रेडिट पंडित नेहरू को देते हैं। बाबा साहब के दिए हुए संविधान को सबसे बड़ा झूठ करार देते हैं, पंडित नेहरू का गुणगान करते हैं और बाद में ट्वीट डिलीट करके गायब हो जाते हैं। ये वही कांग्रेस है जिसके बड़े बड़े नेता, राहुल के साथ दिखने वाले नेता देश की राष्ट्रपति तक का मजाक उड़ा चुके हैं। सारे सबूत, सारे ट्वीट्स, सारे बयान पब्लिकली अवेलेबल हैं। राहुल खुद भी देश के उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाने वाले एपिसोड में फ्रंट पर दिखे थे। मोदी ने अब इसीलिए बताया है किसने कब, क्या और कैसे फैलाया है। आपका विरोध एक आदिवासी बेटी के लिए था और इसलिए आपने, और ये जब सांगमा जी चुनाव लड़ रहे, वो भी एक आदिवासी उनके साथ भी यही किया गया था। सीताराम केसरी अति पिछड़ी जाति से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया गया। ओबीसी, वो वीडियो अवेलेबल है, वो देश ने देखा सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ। और आदरणीय सभापति जी, इनके एक मार्गदर्शक अमेरिका में बैठे। सभापति जी, इनके एक मार्गदर्शक अमेरिका में बैठे। सर, ओनली द एड्रेस विल गो ऑन रिकॉर्ड। जो ओनली एड्रेस, नो। पिछले चुनाव में हुआ तो हुआ के लिए फेमस हो गए थे और कांग्रेस इस परिवार के काफी करीबी है। उन्होंने अभी संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर के उनके योगदान को छोटा करने का भरपूर प्रयास। 24 के चुनाव से पहले मोदी के विरोधी सिर्फ जात पात के नाम पर देश को नहीं बांटना चाहते, वो तो अब राज्यों का बंटवारा करने पर भी आमादा हो गए हैं। कुछ दिन पहले कर्नाटक से कांग्रेस के एक सांसद ने दक्षिण भारत को अलग देश का दर्जा देने का विवादित बयान दे डाला और अब कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार अपनी कैबिनेट लेकर दिल्ली पहुंच चुके हैं। मोदी के खिलाफ जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए हैं। आरोप आर्थिक भेदभाव का लगा रहे हैं, मगर निशाना मोदी पर साध रहे हैं। इन्होंने अपने हाथ में जो पोस्टर पकड़ा हुआ है, जानते हैं उस पर क्या लिखा है? उस पर लिखा है आवर ब्लड, आवर स्वेट, आवर टैक्स, आवर राइट। यह देश को बांटने वाली नई स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट राइटर एक ही पार्टी के हैं। हैरानी की बात देखिए, कर्नाटक की जो कांग्रेस सरकार पैसे न होने का रोना रोकर मोदी को कोस रही है, मोदी पर राज्यों से भेदभाव का आरोप लगा रही है, वही कांग्रेस सरकार राष्ट्रीय अखबारों के फ्रंट पेज पर अपने विरोध प्रदर्शन के पोस्टर्स छपवा रही है, वहां पैसे खर्च कर रही है। बीजेपी तो यही कह रही है। सवाल यह है कि अगर कांग्रेस की कर्नाटक सरकार के पास इस फिजूल खर्ची के लिए पैसे हैं, तो फिर वो मोदी के खिलाफ दिल्ली में क्यों बैठे हैं? ये कुछ और नहीं, मोदी विरोधी टेम्पलेट है, जिसमें आज कांग्रेस वाले हैं तो कल केरल वाले दिखाई देंगे। सब फिक्स्ड है। मोदी ने यही तो कहा, हमारा टैक्स, हमारे मनी
किस भाषा में बोला जा रहा है? ये देश के भविष्य के लिए नया खतरा पैदा करने वाली बात है। देश को तोड़ने के लिए नए नए नैरेटिव खोजना बंद कर दीजिए। देश को आगे बढ़ना है, देश को एक साथ लेकर के चलने का प्रयास कीजिए। ये तस्वीरें याद कीजिए, साल 2019 में राहुल उसी कर्नाटक में HAL के बाहर जाकर चुनावी स्पीच देते दिखे थे। तब राहुल के इस वीडियो को कांग्रेस ने खूब प्रचारित किया था, क्योंकि इसमें मोदी विरोधी बातों की मात्रा बहुत ज्यादा थी। कांग्रेस की ओर से भड़काऊ स्क्रिप्ट ऐसी ही लिखी गई थी। तब से लेकर अब तक साल बदल गए, महीने बदल गए, मगर कांग्रेस की बांटो और राज करो वाली सोच नहीं बदली, अप्रोच नहीं बदली। HAL को लेकर दुष्प्रचार किया गया, LIC को लेकर अफवाह फैलाई गई, और तब राहुल और कांग्रेस के इकोसिस्टम का मकसद दोनों को फायदा पहुंचाना नहीं था। इरादा मोदी को पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाने का था। मगर मोदी ने अब फैक्ट्स के साथ इस इकोसिस्टम को एक्सपोज कर दिया है। HAL उसकी दुर्दशा क्या करके रखी थी, बर्बादी, और जाकर के गेट पर भाषण देकर के 2019 का चुनाव लड़ने का एजेंडा तय होता था HAL के नाम पर। जिन्होंने HAL को तबाह कर दिया था वो HAL के गेट पर जाकर के भाषण झाड़ रहे थे। जितनी गलत बातें LIC को लिए बोलनी चाहिए बोली, और तरीका यही है, किसी को बर्बाद करने, अफवाह फैलाओ, झूठ फैलाओ, भ्रम फैलाओ, और टेक्निक वही है। गांवों में किसी का बड़ा बंगलो हो, लेने का मन करता हो, लेकिन हाथ ना लगता हो, तो फिर हवा फैला देते, ये भूतिया बंगला है, यहां जो जाता है ऐसी हवा फैला देते, कोई लेता नहीं, फिर कोई जा करके लपक लेते। LIC क्या चलाया। समय समय पर राहुल और उनके कमांडर्स की टीम ने भरपूर कोशिश की कि किस तरह मोदी को पब्लिक की नजरों में गिरा दो। इसके लिए यह तक कहा गया कि अगर मोदी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर किया, तो मोदी सरकार 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन योजना क्यों दे रही है। ये सारी बातें कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की ओर से कही गई, राहुल की टीम की ओर से फैलाई गई, मगर किसी ने सच बताने की कोशिश नहीं की। सच मोदी ने बताया। आजकल जब हम कहते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, तो ऐसा कुतर्क दिया जाता है कि 25 करोड़ बाहर आए तो फिर 80 करोड़ को खाना अनाज क्यों देते हो। आदरणीय सभापति जी, हम जानते हैं कोई बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल से बाहर आ जाए ना, तो भी डॉक्टर कहता है कुछ दिन इसको ऐसे ऐसे संभालिए, खाने में परहेजी रखिए, ठीक ना करिए, फलाना करिए, कहना क्यों, कहीं दोबारा वहां मुसीबत में ना आ जाए। जो गरीबी से बाहर निकला है ना, उसको ज्यादा संभालना चाहिए, ताकि कोई ऐसा संकट आकर के फिर से गरीबी की तरफ लपक न जाए। और इसलिए उसको मजबूती देने का समय देना चाहिए। ये समय हमने गरीब को मजबूत, ताकि वो फिर से वो न्यू मिडिल क्लास फिर से वापस उस गर्त में डूब न जाए। हम 5 लाख रुपए आयुष्मान का देते हैं ना, उसके पीछे ये इरादा है, परिवार में एक बीमारी आ जाए ना, मध्यम वर्ग का आदमी भी गरीब बनने से देर नहीं लगती है। और इसलिए गरीबी से बाहर निकलना जितना जरूरी है, उतना गलती से भी गरीबी की तरफ पीछे न चला जाए, उसके लिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इसलिए हम अनाज देते हैं, अनाज देते रहेंगे, किसी को बुरा लगे या न लगे। 25 करोड़ गरीबी से बाहर निकले हैं, न्यू मिडिल क्लास हुए हैं, लेकिन मुझे समझ है, मैं उस दुनिया जी करके आया हूं, उनको जरूरत ज्यादा है, और इसलिए हमारी ये योजना जारी रहेगी। सच यह है कि विरोधियों को किताब पढ़कर किसी एजेंसी से अपने मन मुताबिक डेटा इकट्ठा करके मोदी को टारगेट करने की आदत है, जबकि मोदी तो अनुभव लेकर आए हैं। मोदी को पता है गरीब को क्या चाहिए, कब चाहिए, और जब मोदी उनके हित में काम करते हैं, तभी तो वोट भी मोदी को ही मिलते हैं। मथुरा और काशी पर आगे क्या होने जा रहा है, इसे लेकर आज योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा काम किया। 4 मिनट 21 सेकंड में योगी आदित्यनाथ ने देश के मुसलमान भाइयों को एक सीधा पैगाम भेज दिया, साफ साफ मैसेज दिया कि मथुरा और काशी पर मुस्लिम भाई अपना दावा छोड़ दें, किसी और धर्म स्थल पर कोई और दावा नहीं होगा। यह बहुत बड़ी बात योगी आदित्यनाथ ने की।
योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या की बात करते हुए रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी की लाइनें क्यों पढ़ी? राम मंदिर की बात करते हुए उन्होंने महाभारत का जिक्र क्यों किया? योगी को आज क्यों कहना पड़ा कि हिंदू अब गिड़गिड़ाएगा नहीं, मुसलमान अपनी सोच बदलें? योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्यों कहा कि जो अयोध्या को 500 साल तक अत्याचार सहना पड़ा वो काशी और मथुरा के साथ नहीं होने दिया जाएगा? योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ा स्पष्ट सीधा ऑफर दिया है। सवाल यह है कि उनका ये ऑफर क्या देश के मुसलमान भाइयों को कबूल होगा? 80 में 80 नंबर कैसे लाना है, 400 का टारगेट कैसे पार करना है, 80% सनातन वाला मैग्नेट कहां लगाना है, योगी के दिमाग में सब कुछ स्पष्ट है। अखिलेश पीडीए जपते रहे, योगी सनातन बाण चल दिए। ऐसा बाण चला अखिलेश का पीडीए भी साथ हो चला। योगी को बहुत अच्छे से पता है 80 सीट वाला फार्मूला कहां छिपा है। 80 सीट आएगी कैसे? सिंपल सा फार्मूला है, जब राम लहर चलेगी, श्याम लहर चलेगी और शिव लहर सब एक साथ चलेगी। दिल्ली का सपना पूरा होगा जब लखनऊ भी अपना होगा और सीधा रास्ता ये होगा। एक जिद है और उस जिद में जब राजनीतिक उसमें तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है। यानी लोक आस्था, भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही है, स्वतंत्र भारत में काम पहले होना चाहिए था, 1947 में प्रारंभ होना चाहिए था। और उस आस्था के लिए बार बार गुहार लगाता रहा। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए, और देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। अखिलेश पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वोट का जुगाड़ करते रहे। योगी ने राम नाम लेकर अखिलेश का पूरा पीडीए उनके पीछे से ही साफ कर दिया। ये बात समझने वाली है कि कैसे मोदी अटेम्प्ट कर रहे हैं और योगी कैसे क्रिएट कर रहे हैं। मिशन 370 सीट का है, रास्ता एक है। मोदी विनय से विजय समझा रहे थे और योगी 80 सीट के विजय का सीधा रास्ता बता रहे थे। पिछड़े दलित का रास्ता भी सनातन है और अल्पसंख्यक वोट का भी रास्ता सनातन है। अखिलेश को पीडीए के ए पर सबसे ज्यादा भरोसा है, लेकिन योगी 80 सीट के लिए पीडीए के ए को भी सेट कर रहे हैं। विदेशी आक्रांताओं ने केवल इस देश के अंदर धन दौलत ही नहीं लूटा था, इस देश की आस्था को भी रौंदने का काम किया था। दुर्भाग्य है आजादी के बाद उन विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडित करने के कुत्सित प्रयास हुए अपने वोट बैंक के लिए, अपने वोट बैंक के लिए। भारत का हर नागरिक, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने एक दिन सुप्रीम कोर्ट की एक अधिवक्ता, संभवतः मैं उसका नाम जान नहीं पा रहा हूं, लेकिन कुछ संभवतः कोई सुबई खान है, उन्होंने उनका एक वक्तव्य मैं सुन रहा था और बहुत अच्छा वक्तव्य बना। उन्होंने कहा देखिए हम सब सनातन धर्मावलंबी हैं, हाँ मेरा मजहब इस्लाम हो सकता है और मेरी उपासना विधि है, मेरा मजहब है, लेकिन जन्म से हम सनातनी भारतीय हैं। ये बोलने में संकोच क्या, लेकिन यहां तो अपनी पहचान को और भारत की पहचान को ही समाप्त किया जाता है। योगी ये बातें हवा हवाई नहीं कर रहे हैं,
पूरा कैलकुलेशन के साथ कर रहे हैं। 2019 में बीजेपी गठबंधन 64 सीटें जीतने में सफल रही थी और 16 सीटों पर उसे हार मिली थी। इसके बाद 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें घट गई। 2022 में हारी विधानसभा सीटों को लोकसभा के लिहाज से देखते हैं तो करीब 27 लोकसभा सीटों पर बीजेपी पिछड़ गई थी। अल्पसंख्यकों का वोट सेट करने के लिए बीजेपी कौमी चौपाल अभियान प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर लगाने जा रही है। खास तौर से 23 लोकसभा सीटों पर फोकस किया जाएगा। ऐसी सीटें जहां पर 25% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। इन 23 सीटों पर चौपाल लगाने के लिए 4100 गाँव का सिलेक्शन कर लिया गया। 12 फरवरी को कसरेवा गांव से चौपाल की शुरुआत होगी, लेकिन उसके बाद रोजाना 40 से 50 गांव में चौपाल लगाई जाएगी। 80 सीट ऐसे ही तो आएगी। अखिलेश योगी को बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था पर सुना रहे थे, लेकिन योगी उन्हें 2017 के पहले का वातावरण बता रहे थे। रामायण भी सुनाया और महाभारत भी सुनाया, और जब महाभारत का वृत्तांत दिनकर की दृष्टि से बताया तो अखिलेश को सबसे ज्यादा सुनाया। अयोध्या के साथ अन्याय हुआ, और महोदय जब मैं अन्याय की बात करता हूं तो हमें 5000 वर्ष पुरानी बात भी याद आने लगती है। उस समय पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था, और उस समय कृष्ण गए थे कौरवों के पास। उन्होंने भी कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस्सी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। यहां तक कि उसने भी भगवान श्री कृष्ण को बंधक बनाने का कुत्सित प्रयास किया। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। यही तो हुआ था। यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ भी। दुर्योधन ने कहा था सुच्याग्रम नेव दास्यामी बिना युद्धेन केशव, यानी सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा मैं, एक कृष्ण युद्ध के बगैर नहीं दूंगा। तो महाभारत का युद्ध तो होना ही होना था। क्या हुआ? पूरा कौरव पक्ष से ही स्वाहा हो गया, समाप्त। अखिलेश ने योगी से चुन चुन कर सवाल किए थे, तो योगी ने हर सवाल का जवाब भी चुन चुन कर दिया। सबसे ज्यादा अखिलेश ने योगी को पीडीए समझाया, लेकिन योगी का पीडीए रामायण महाभारत से आया। यूपी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स, पीडीए कहां है उसमें? फिर पीडीए जाएगा कहां? फिर पीडीए कहां जाए? पीडीए जाए कहां फिर? मैं जानता हूं पीडीए पे नहीं बोलेंगे आप, मैं जानता हूं पीडीए पे नहीं बोलेगा कोई। अयोध्या में माता सबरी के नाम पर रसोई घर भी प्रारंभ हो गया है। क्या माता सबरी के अनुयायी पीडीए के हिस्से हैं या नहीं है? रेन बसेरा भी अयोध्या में बन गया है, और ये निषाद राज के नाम पर बन गया है। क्या निषाद राज के अनुयायी पीडीए के पार्ट हैं या नहीं है? प्राचीन कुंडों का पुनरुद्धार हो रहा है। भरत कुंड, राम की मर्यादा, परिवार की मर्यादा। क्या परिवार की मर्यादा है? यहां तो पीडीए, हमारे डिप्टी सीएम ने कहा, पीडीए का मतलब है
परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ब्रजेश जी ने अभी अपने उसमें कहा उनके पीडीए में और लोग हैं लेकिन चच्चू नहीं है। वो बेचारे हमेशा ठगे जाते हैं ऐसे। कब तक ये न्याय होगा पता नहीं। महाभारत को एक बार पढ़िए महाभारत। हाँ एकदम। आखिर परिवार के 3 सदस्यों के नाम थे, चच्चू के नाम क्यों नहीं था? अरे उनका भी नाम देते, वरिष्ठ नेता थे। और बेचारा रगड़ते रगड़ते अपने को जो है पीडीए में है ही नहीं। इसीलिए कह रहे हैं ना कि उन्होंने चाचू को ही भुला गए परिवार के, यानी इस प्रकार से उन्होंने विस्मृत कर दिया कि साइडलाइन में थे ही नहीं, कैमरे के फोकस में नहीं थे, अब रेड कारपेट पे नहीं चल पाए। इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि चच्चू को ही भूल गए और बेचारे चच्चू देखते रह जा रहे हैं कि ठगे गए एक बार फिर। अब ये तो अगर प्रभु राम को ये लोग मानते तो चच्चू के साथ अन्याय नहीं करते। रामायण से सीखते, रामायण में सीखते या फिर कम से कम महाभारत से ही सीख जाइए। और योगी